मोटिवेशनल फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। ये 12th क्लास का और नीट की तैयारी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स चल रहा है। इसमें लास्ट क्लास में मैंने स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f एंड f = r/2 को एस्टेब्लिश किया था फॉर द कॉनकेव मिरर। आज हम लोग उसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए एस्टेब्लिश करेंगे और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो कॉनकेव मिरर में जब रियल इमेज बनता है उसके लिए, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इमेज, ये वर्चुअल इमेज के लिए भी वही फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग साबित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखिए, प्रूव दैट 1/v + 1/u = 1/f for वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर। 1/v + 1/u = 1/f फॉर वर्चुअल इमेज किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव के लिए तो ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, तो ये सॉरी फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव के ही पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स में बताएंगे। कॉन्वेक्स में तो वर्चुअल बनता ही है। कॉन्केव मिरर के लिए फॉर वर्चुअल इमेज फॉर कॉन्केव मिरर। तो यहां देखें, ये हुआ कॉनकेव मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज बी। इमेज को इस बार यहां बनना है। दिस इज द फोकस ऑफ द मिरर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इमेज पोजीशन में कि फोकस और पोल के बीच में जब कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी उसका वर्चुअल इमेज बनेगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके पहले आपको मैंने बताया है कि जब भी कोई हम लोग रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं मिरर पर, तो नॉर्मल का पता होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल का पता होगा तभी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर करेंगे या उसको दिखा सकते हैं, और तभी इमेज का फॉर्मेशन आप शो कर सकते हैं। तो एक तो रे ऑफ लाइट अगर चलेगी कहीं से तो सीधे चलेगी। तो पहले हम लोग एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम मिरर के सरफेस पर खींचते हैं, वो यहां पर भी, तो वो परपेंडिकुलर होगा। और आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर में जो लाइट जाती है उसी लाइट उसी तरह से वो लौट आएगी, रिट्रेस करती है। अगर कोई लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो मिरर पर तो वो अपने रास्ते को रिट्रेस करती है, यानी जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से लौट आएगी। यानी अगर कोई रे इस तरह से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर तो वो जाएगी तो फिर लौटेगी। इसको हम दिखा सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, पहले तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी। ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट को हम लोगों ने इंसिडेंट कराया। ये इसका हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो निश्चित रूप से यहां से रिफ्लेक्ट करेगा और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा, और जहां भी कट करेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। फिर से देखिए, फोकस और पोल के बीच में हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखे हैं। यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किए। सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन मिरर पर देंगे वो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर होगा। ये नॉर्मल होगा। जो भी लाइन खींचेंगे ये भी नॉर्मल है, ये भी अपने आप में नॉर्मल है। तो एक रे तो ऐसे गया और एक रे गया सीधे पोल पर, तो वो लौट आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल इंसिडेंस पर जिस रास्ते से रे जाती है उसी रास्ते से लौटती है। तो यहां पर एक रे ऑफ लाइट को हम लोगों ने इंसिडेंट कराया। सेंटर से जो लाइट गई थी, अगर लाइट इसको सीधे खींचे नॉर्मल के लिए तो सीधे लौट आएगी, लेकिन यहां से जो लाइट गई है वो रिफ्लेक्ट करेगी और पीछे बढ़ाने पर कट करती है। क्योंकि आपको मालूम है कि कम से कम 2 रे को कट करना चाहिए तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है। मिनिमम 2 रेज, ऐसे तो इनफाइनाइट रेज कट करता है। तो एक रे सीधे आ रहा है और एक रे सीधे प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन से आ रहा है, और दोनों यहां पर कट करेंगे और उसके इमेज का फॉर्मेशन होगा। फिर आपको बताए थे कि यहां पर से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस पॉइंट इज बी, और इस एंगल को मान लिया हमने अल्फा, इस एंगल को मान लिया हमने बीटा,
और इस एंगल को मान लिया हमने थीटा, और ये आई है, ये भी यहां पर आई है। ये एंगल अल्फा है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये इमेज जो बना रहा है बीटा है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो प्रिंसिपल एक्सिस पर एंगल बन रहा है उसे हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर हम ट्रायंगल ACI की बात करें, अगर हम लोग ट्रायंगल, यहां से देखिए ट्रायंगल अगर हम इसकी बात करें ACI, और यहां से तो एक नॉर्मल है ही, ये नॉर्मल B पॉइंट है, तो आप यहां देख रहे हैं कि ये एंगल I है, ये वाला एंगल, ये एंगल I है, और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल आपका बीटा है। आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी ये जो I है वो निश्चित रूप से थीटा प्लस बीटा के बराबर होगा, यानी I इक्वल्स थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा किसके लिए, तो फ्रॉम ट्रायंगल ACI, फ्रॉम ट्रायंगल ACI, ये हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहां से। और दूसरा चीज यहां देखिए, अगर हम ट्रायंगल AOI की बात करें, देखिए यहां पर अगर हम लोग ट्रायंगल AOI की बात करें, AOI, तो ये एंगल आपका है ऑलरेडी बीटा, ठीक है। ये ट्रायंगल AOI की बात करें और ये एंगल आपका है अल्फा। आप यहां देख रहे हैं ये लाइन जो ऊपर बढ़ा हुआ है, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, I प्लस आई यानी 2I, ये 2I एंगल बना रहा है। यहां पर I बन रहा था ट्रायंगल ACI पर, लेकिन जब हम ट्रायंगल AOI की बात करेंगे तो यहां पर 2I बनेगा, और फिर यहां पर वही चीज लिखेंगे, यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल AOI क्या लिखेंगे, 2I इक्वल्स 2I एक्सटीरियर एंगल है, 2I इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहां पर हम लिख सकते हैं। फिर से देखिए, पहले तो रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किए, रिफ्लेक्ट किया, पीछे बढ़ा तो हाइपर कटा, एक तो सीधे चला गया जो हम कटा है, एंगल्स को मान लिया हम लोग थीटा अल्फा बीटा मान लिया हम लोग। अब यहां पर अगर हम ट्रायंगल ACI की बात करते हैं तो ये बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल जो अल्फा थीटा प्लस बीटा के बराबर होगा, लेकिन जब हम एंगल ट्रायंगल AOI की बात करेंगे तो यहां पर ये पूरा एंगल हो जाएगा इसका एक्सटीरियर, यहां पर दिखा रहे हैं हम, तो 2I इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा, ये हम लोगों ने लिख दिया। तो दोनों ट्रायंगल पर दोनों अब क्या करेंगे कि ये वाला I जो है वो यहां पर हम पुट कर देंगे, ये वाला I जो है हम लोग यहां पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू थीटा प्लस बीटा इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा, यानी हो गया 2 थीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा, तो 2 थीटा इक्वल्स उधर चला जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। तो बेसिकली आपको यहां पर दो ही ट्रायंगल की बात करना है, ACI और AOI, और दोनों में एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, बस यही करना है। यहां पर रखेंगे, फिर I का वैल्यू जो है पुट कर दिए, और इस तरह से आ गया 2 थीटा इक्वल्स अल्फा माइनस बीटा। अब यहां देखिए, ये थीटा जो है, ये थीटा अगर ट्रायंगल ACB की बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस में आप जानते हैं इसको हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स AB डिवाइडेड बाई BC, AB H है, H डिवाइडेड बाई BC, BC का मतलब हो जाएगा, हम बता चुके हैं कि चूंकि एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि हम लोग पैरेक्सियल रेज की बात करते हैं, तो पैरेक्सियल रेज में एंगल छोटा होने से क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली हुआ tan थीटा, और tan थीटा एक्चुअली यहां पर किसके बराबर होता है, थीटा के, थीटा को लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा को लिखेंगे AB बाई BC, और फिर यहां पर लिख सकते हैं AB बाई PC, B की जगह हम P लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल, क्योंकि एंगल तो छोटा है तभी तो ये हुआ बराबर, फॉर स्मॉल एंगल, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इन प्लेस ऑफ B आप P का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये एंगल छोटा होने से A विल बी वेरी क्लोज टू द पॉइंट P, जब A P के बहुत क्लोज होगा तो ये BP एंगल जो है, BP डिस्टेंस जो है वो वेनिश करके वो P में मर्ज कर जाएगा, और ये हम लिख सकते हैं H डिवाइडेड बाई PC, PC चूंकि ये
इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, अब मेजर हमको करना है फ्रॉम द पोल, इस तरफ, यानी इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस होगा और माइनस होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का है, इसलिए हो जाएगा माइनस आर। एच माइनस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर का है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का दूरी है एच, इसलिए ऊपर तो पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, और बाई अगेंस्ट द इंसिडेंट रे नेगेटिव होगा, तो ऐसे अगर पॉजिटिव है तो ऐसे नेगेटिव, तो एच बाई माइनस आर। उसी तरह से अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? टेन अल्फा, और टेन अल्फा कितना लिखेंगे? टेन अल्फा यहां से लिखेंगे ए बी बाई बीओ, ए बी बाई बीओ, और फिर इसको लिखेंगे एच बाई बीओ की जगह फिर लिखेंगे पीओ फॉर स्मॉल एंगल, पीओ, और पीओ का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस बाई तरफ है तो माइनस यू लिखेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम लोग, ये भी स्मॉल एंगल के लिए हुआ। उसी तरह से बीटा का वैल्यू लिखिए, तो बीटा हो जाएगा टेन बीटा छोटे एंगल के लिए। छोटा एंगल क्यों ले रहे हैं? तो पैरेक्सियल रेज है, पैरेक्सियल रेज में रेज वेरी क्लोज टू द रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए सभी एंगल्स छोटे होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो टेन बीटा कितना हो जाएगा? टेन बीटा हो जाएगा ए बी बाई, ये हो जाएगा पी आई बी आई, फिर हम लोग बी को पी लिख सकते हैं, तो ए बी बाई पी आई, और आप देख रहे हैं कि ए बी का मतलब एच हुआ, और पी आई राइट साइड यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव होगा, इसको लिखेंगे वी। तो इस तरह से हम लोग थीटा अल्फा बीटा इन तीनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखे हैं टू थीटा इक्वल्स अल्फा माइनस बीटा, अब सब वैल्यू पुट कीजिए, तो थीटा एच बाई माइनस आर, अल्फा एच बाई माइनस यू, माइनस ये एच बाई हो जाएगा वी, ये प्लस में है, ये वी होगी, वैल्यू पुट कर दिए, तो एच और एच तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, तो टू बाई आर इक्वल्स वन बाई यू, अब प्लस जाएगा वन बाई वी, और अब जानते हैं कि वन बाई वी प्लस वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल्स वन बाई आर बाई टू, और आर बाई टू इज एफ, तो क्या लिखेंगे? वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल्स वन बाई एफ। यही आपको एस्टेब्लिश करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो बहुत आसान है, यहां पर बस ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमको फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तभी उसका वर्चुअल इमेज बनेगा, और एक लाइन को खींचेंगे हम लोग जो सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करने वाला कोई भी लाइन सरफेस ऑफ द मिरर पर क्या होता है? नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल यही डिसाइड करेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। फिर हम लोग एक्सटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर किए और बराबर करके सॉल्व कर लिए काफी आसानी से। और यहाँ पर आपको ये पता है कि जो भी रेज ऑफ लाइट है वो सब पैरेक्सियल है, और पैरेक्सियल होने की वजह से ही ये हम लिख रहे हैं थीटा बराबर टेन थीटा अल्फा इक्वल्स टेन अल्फा बीटा इक्वल्स टेन बीटा। और चूंकि एंगल छोटे हैं इसलिए ए पॉइंट पी के बहुत करीब होगा, तो वैसे स्थिति में इस डिस्टेंस बीपी को हम लोग नेग्लिजिबल कर सकते हैं, यानी इन प्लेस ऑफ बी पी कैन बी रिटन, यहाँ पर लिखा जा सकता है पी को, और पी को रख करके हम लोग इस तरह से सॉल्व किए, काफी आसान है। यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि f इक्वल टू आर बाई टू हो गया था, तो आपका नेक्स्ट मिरर के लिए वर्चुअल इमेज जो बनता है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आए अब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यहां पर भी वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल्स वन बाई एफ। यहां तो सिर्फ वर्चुअली इमेज बनता है, इससे रियल वर्चुअल की बात नहीं है। वहां पर हम लोग देख लिए कॉन्केव में, ये पहला जो पढ़ाए थे पिछले क्लास में वो रियल था, आज वर्चुअल इमेज के लिए पढ़े हम लोग, और पिछले क्लास में आपको बढ़ा भी चुके थे एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर हम लोगों ने बनाया, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस पॉइंट इज पी। इसका इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इस बार इसका फोकस इधर होगा, और ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख सकते हैं, वो जानते हैं। फिगर बनाने का तरीका बता चुके हैं आपको कि पहले सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, सेंटर से लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो तभी तो पता चलेगा कि नॉर्मल कहां पर है, क्योंकि बिना नॉर्मल का फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले सेंटर से लाइन को ड्रॉ कीजिए, तभी जाकर के वो आगे बात बढ़ सकती है। अब इसके बाद यहां से कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट लीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां से एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट। अब देखिए ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि नॉर्मल है ना, ये लाइन नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, और यहां से
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और निश्चित रूप से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, जो आई के ही बराबर होगा, आप जानते हैं। और जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस के अंदर, पोल और फोकस के अंदर ही कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द इमेज। चूंकि आप जानते हैं कि रे एक ऐसे जा रही है, ये एक रे ऐसे निकली है और ऐसे निकल करके है ना लौटती है, और एक रे ऐसे हुआ, दो रे कट कर रहा है यहाँ पर और इमेज का फॉर्मेशन हुआ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन वर्टिकली अपोजिट है, तो ये आई होगा तो निश्चित रूप से ये भी आपका आई के बराबर होगा। ये आई है तो ये भी यहाँ पर आई के बराबर होगा। दूसरी बात कि यहां से आप देख रहे हैं कि ये एंगल आई है और ये भी एंगल आई है, और यहाँ पर मान लेते हैं कुछ एंगल्स हम लोग मान लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये थीटा एंगल है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज अल्फा, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्व, ये एंगल मान लेते हैं बीटा, और ये एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा। सपोज कीजिए दिस इज थीटा। फिर से देखिए, एक रे ऑफ लाइट आपको सीरियल इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट कर गया यहाँ से, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। और जब उसको पीछे बढ़ाए तो एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला जा रही है पोल से, जो सेंटर से गुजर रही है, तो ये तो नॉर्मल है ही, तो ये दोनों रे जब यहाँ पर कट करेगा तो इमेज आई का फॉर्मेशन होगा। और इस बार इसको एंगल को अल्फा मान लिया हम लोग ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज हुआ, वर्चुअल इमेज। यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है तो मालूम है, वर्चुअल इमेज। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अल्फा बीटा थीटा मान लिया हम लोग, आई और आई है। अब ये देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट एंगल है, इसलिए ये आई होगा तो ये भी आई के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसका नाम हम ए रख दें, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो आपको मालूम है, दिस पॉइंट इज बी, जो बाद में हम लोग कहेंगे अगर इसका हाइट h है तो b की जगह फिर p का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्योंकि पैरेक्सियल रेज के लिए सभी एंगल छोटे होते हैं। थीटा टेन थीटा, अल्फा टेन अल्फा, बीटा टेन बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, फिर ट्रायंगल AOC की बात करें तो I एक्सटीरियर एंगल है जो अपने इंटीरियर एंगल्स अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा, अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। यहां पर देखिए ये एंगल कितना हो गया, दिस इज अल्फा प्लस थीटा। और यहां पर अगर हम बीटा एंगल की बात करें तो बीटा यहां पर हो जाएगा आपको आई प्लस थीटा, इसके बराबर हो जाएगा आई प्लस थीटा। एक तो हुआ अल्फा प्लस थीटा, अब बीटा हो गया आपको आई प्लस थीटा। ये दोनों वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग ट्रायंगल AOC, यूजिंग ट्रायंगल AOC। AOC में क्या लिखेंगे हम लोग, AOC में लिखेंगे, ये देखिए ये एंगल ऐसे ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे बनाइए, इसको ऐसे, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका अल्फा है, और ये ऊपर जा रहा है, और ये हो गया आई, और आई जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स अल्फा प्लस थीटा, आई इक्वल्स अल्फा प्लस थीटा, ये हो गया। अब दूसरा हम लोग यहां पर अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा जो है वो आई प्लस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक्सटीरियर एंगल है। यहां पर देखिए ट्रायंगल हम लोग बनाए इस तरह से, तो ये एंगल आप माने हैं दिस इज बीटा, ये एंगल आपका है आई, ये दोनों अपोजिट एंगल है इसलिए इसको आई कहा गया, एंड दिस इज थीटा। तो क्या यहां पर हो जाएगा, बीटा इक्वल्स आई प्लस थीटा, बीटा इक्वल्स आई प्लस थीटा, यानी आई का वैल्यू कितना मिला, आई का वैल्यू मिला बीटा माइनस थीटा। इसको यहां पुट कर दीजिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बीटा यहां से इस इक्वेशन को यहां पे लाइए, तो बीटा माइनस थीटा इक्वल्स अल्फा प्लस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, इसको उधर लेते जाइए, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स 2 थीटा। अब देखिए बीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर देखिए बीटा को लिखेंगे हम लोग इस ट्रायंगल ABI में क्या लिखेंगे, tan बीटा, और tan बीटा को सीधे लिखेंगे h बाई BI, और BI को लिखेंगे PI। तो h बाई क्या हो जाएगा, इमेज है तो ये हो जाएगा राइट साइड में है,
इसलिए इसको लिखेंगे v, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यही है। उसी तरह से हम लोग अगर अल्फा का वैल्यू लिखना चाहें तो इस ट्रायंगल में ए ओ बी की बात करेंगे हम लोग, और ए ओ बी में फिर हो जाएगा tan अल्फा, और tan अल्फा हो जाएगा दिस बाई दिस, यानी h बाई, और यहां से p और o की दूरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेकिन बाई तरफ है, यानी अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है, इसलिए माइनस लिखेंगे उसको, तो माइनस यू, एंड थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा यहां से लिखेंगे हम लोग h बाई r, राइट साइड में इसलिए प्लस, डायरेक्ट लिख दिया उसको, पिछले क्लास में लिख चुके थे। तो दो ट्रायंगल का यहां पर यूज किए, एक तो AOC और दूसरा हम लोग ट्रायंगल यूज किए यहां पर AIC। पहला में एक्सटीरियर एंगल ये है जो अल्फा प्लस थीटा, दूसरा में एक्सटीरियर एंगल ये है जो I प्लस थीटा के बराबर हुआ, और फिर यहां से I को हम एक जगह यहां पर पुट कर दिए, बीटा माइनस थीटा का वैल्यू पुट किए, और इस तरह से हम आगे बढ़े, और फिर अब हम लोग यहां पर इक्वेशन जो आया है बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 थीटा, यहां पर पुट कर देंगे, बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स 2 थीटा। तो बीटा का वैल्यू कितना है h बाई वी, माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है h बाई माइनस यू 2 इंटू h बाई आर, आर प्लस में है h बाई आर, h और h सब कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स 2 बाई आर, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स 1 बाई आर बाई 2, और 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स 1 बाई एफ, और इस तरह से हम लोग एस्टेब्लिश कर दिए। तो यहां भी वर्चुअल इमेज बनता है, यहां भी देखिए कोई दिक्कत नहीं था, एक सेंटर से लाइन खींचे, और लाइन खींचने के बाद एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रखें, और यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बार फिर से फिगर आपको मैं बता देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको ताकि समझने में सुविधा हो। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, देखिए बहुत आसानी से, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, ये इसका पोल, इधर तो कुछ होगा नहीं, इधर नहीं होगा। एक तो पहले नॉर्मल हम लोग खींचते हैं सेंटर से, ये तो मस्ट है। अब यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा, और जब पीछे बढ़ाएंगे उसको तो जहां पे कट करेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां से हम लोग ट्रायंगल बनाने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो बता चुके हैं आपको हम, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ये नॉर्मल। फिर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट है तो अल्फा मान लिए, इसको हम लोगों ने इमेज वाले को बीटा मान लिए, और ये एंगल आपको थीटा हो गया, और ये आई है, तो ये आई होगा तो अपोजिट एंगल ये भी आई होगा। अब दो बस ट्रायंगल का इस्तेमाल किए, एक हम लोग ट्रायंगल AOC का इस्तेमाल किए, इसमें लिखिए I इक्वल्स अल्फा प्लस थीटा, I इक्वल्स अल्फा प्लस थीटा। फिर हम लोगों ने ट्रायंगल AIC का इस्तेमाल किया, AIC, फिर लिखिए बीटा इक्वल्स I प्लस थीटा। अब यहां से इस I को यहां पुट कर दिए, तो बीटा इक्वल्स हो गया अल्फा प्लस थीटा अब प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स 2 थीटा। अब बीटा को हम लिख सकते हैं, बीटा ये है ना, तो ये हो जाएगा कितना h बाई भी माइनस अल्फा हो गया इधर वाला, तो h बाई हो गया माइनस यू, और 2 इंटू एच बाई हो गया r, थीटा चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का है, इसको सिंप्लीफाई की तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई इक्वल टू ये r बाई 2 था तो 1 बाई f। तो बहुत आसान है, ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दोबारा इसलिए बता दिए ताकि कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाएगा। ये बिल्कुल मान के चलिए कि सेंटर से एक लाइन लेंगे, और लाइन जो लेंगे वो परपेंडिकुलर होगा, और कहीं भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, और इस तरह से एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो दो एक्सटीरियर की बात की, एक हम आई की बात किए और एक हम बीटा की बात की, बीटा भी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। इस मिरर में भी f इज इक्वल टू आर बाई 2 वो सही होता है, यहां भी सही है, यहां भी वो सही है, यहां भी f इक्वल्स आर बाई 2 फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव के लिए तो हम स्टैब्लिश कर दिए थे, फॉर कॉन्वेक्स मिरर यहां भी स्टैब्लिश होगा। देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है,
ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन आप खींचे, ये परपेंडिकुलर होगा। इस बार हम रे ऑफ लाइट को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो आपको पता है कि इन्फिनिटी से आने वाली रे वो हमेशा फोकस से गुजरेगी, तो इसको जब ऐसे हम भेजेंगे तो ये पीछे बढ़ा करके ये कहाँ मिलेगा, ये वही मिलेगा जहां पर आपका फोकस है, यानी मिरर का फोकस है, इस पॉइंट पर मिला। फिर यहाँ पर चूंकि नॉर्मल आप खींचे हुए हैं, इसलिए ये एंगल आई होगा, तो ये भी एंगल आपका आई होगा, बिल्कुल आई होगा। ये आई है तो ये भी आई होगा। अब आप देखिए ये आई है तो ये भी आपका आई हो जाएगा। यहाँ भी एक फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, समझ रहे हैं, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट बी हो जाएगा। फिर हम लोग स्मॉल एंगल के लिए दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर देखिए ये आई है तो ये आई है। दूसरा, ये पैरेलल लाइन है और ये भी नीचे पैरेलल है, और कोई रे ऑफ लाइट अगर ऐसे कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो ये एंगल अगर आपका आई है तो ये एंगल भी आपका आई हो जाएगा, और ये एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा आपका 2i। फिर से देखिए ये अपोजिट एंगल तो बराबर हुआ ही, साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है, दो पैरेलल का लाइन, तो अगर ये आई है तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। और जब ये आई है तो ट्रायंगल AFC में ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। एक तो ट्रायंगल लेंगे ABC की बात करें तो I इक्वल्स हो जाएगा tan I, और tan I कितना हो जाएगा, अगर ये H है H बाई BC, और BC को फिर लिखेंगे PC, H बाई PC, और PC का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा R, क्योंकि H बाई R, क्योंकि ये इस साइड में है यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस होगा। फिर लिखिए आप इस ट्रायंगल में, फिर ट्रायंगल हम लोग ABF में, इसमें क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स कितना हो जाएगा tan 2i, और tan 2i कितना हो जाएगा दिस बाई दिस यानी h बाई, और फिर b की जगह हम लोग p का इस्तेमाल करेंगे यानी pf, और ये हो गया फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हुआ, और चूंकि इस डायरेक्शन में है इसलिए f होगा h बाई एफ। तो अब यहां पर ये i का वैल्यू वो वाला पुट कर देंगे, तो 2i इक्वल्स है h बाई एफ, तो 2i का मतलब हुआ h बाई आर इक्वल्स h बाई एफ, एच कैंसिल आउट, तो 2 बाई आर इक्वल्स 1 बाई एफ, तो f इक्वल्स r बाई 2। तो कहने का मतलब ये हुआ, फिर देखिए यहां पर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराए, और ये सेंटर से आती हुई लाइन जो है नॉर्मल है, तो यहां से रिफ्लेक्ट किया, लेकिन इन्फिनिटी से आती हुई रे जो है वो फोकस पर मिलती है, इसलिए जब रिफ्लेक्ट किया तो पीछे बढ़ाने पर वर्चुअल इमेज फोकस पर बनेगा। और यहां पर मिलाया हम लोग परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ करते हैं सो दैट कि टेंजेंट को लेने में सुविधा हो, अदरवाइज ये पैरेक्सियल रेज है, तो पैरेक्सियल रेज होने के कारण ये सभी एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं। तो बहुत स्मॉल होने का मतलब है कि इस P की जगह, इस B की जगह हम P का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द होल ऑफ द मिरर, इसलिए हम लोग P का इस्तेमाल करते हैं। और उसको इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो रे है, जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो डिस्टेंस होगा उसको निगेटिव मान के चलेंगे हम लोग। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक है कि अगर किसी मिरर के द्वारा वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो वो मिरर कॉन्केव भी हो सकता है, वो मिरर कॉन्वेक्स भी हो सकता है। लेकिन दोनों में एक फर्क है, फर्क ये है कि कॉन्केव मिरर से जो वर्चुअल इमेज बनता है उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट से छोटा वर्चुअल इमेज बना, तो आप समझ जाइए कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों में वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन जो कॉन्केव मिरर होगा उसमें बड़ा होगा साइज से, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। और आप तो पहले पढ़ चुके हैं कि कॉन्केव मिरर में रियल इमेज, वर्चुअल इमेज दोनों बनता है, लेकिन वहां वर्चुअल कभी ऑब्जेक्ट से छोटा नहीं हो सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स जब होगा तो वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। यहाँ पर
इसका इस्तेमाल हम लोग व्हीकल्स वगैरह में साइड मिरर के रूप में करते हैं, वो सब आगे बताएंगे आपको। फिर मैग्निफिकेशन अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट का आकार, इमेज का आकार छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, बराबर हो जाए, तो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो बताएंगे ट्रिक्स सब कैसे कैसे बनाएंगे आप लोग। तो मिरर्स पढ़ के जब मिरर ये खत्म होगा, तब मैग्निफिकेशन जब खत्म होगा, तब इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिफ्रैक्शन, फिर वहां पर हम लोग आगे बढ़कर चलेंगे हम लोग। तो क्लास को रेगुलर कीजिए। अपने, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने उन फ्रेंड्स को जरूर बोलिए तो बैठ करके नहीं सक्षम है पैसे दे करके कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़ने के लिए, तो जरूर क्लास करें। क्लास में पूरा 12th क्लास का फीस, नीट 11th क्लास भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भी एक नया पैसा आपको लगेगा नहीं, और आपको वो मटेरियल मिलेगा जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफी है। उसको फिर इधर उधर से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सारे जितने भी बेस्ट प्रॉब्लम्स होंगे, बेस्ट जो ट्रिक्स होंगे, जो बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा, वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में करीब करीब 41 ईयर्स एंड अबव का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जानता हूं कि कौन सारे क्वेश्चंस बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर बच्चों को दिक्कत होती है, कहां पर वो समझ सकते हैं, कहां पर वो नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन, ये बिजनेस नहीं है, ये बच्चों को बस एक हॉबी है। मैं बच्चों को पढ़ाऊं, बच्चों को अच्छे कॉन्सेप्ट दूं, और वो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो बिल्कुल कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं भी जाने के लिए सक्षम नहीं है, पैसे देने के लिए सक्षम नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं, जो खासकर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स लोग जो है, वो अपने शहर में आकर के नहीं पढ़ पाते हैं, लोग आना जाना उनके लिए संभव नहीं है, तो घर में स्मार्टफोन तो आजकल सभी क्या है, आप फोन से पढ़िए, बिल्कुल स्मार्टफोन आपके पास है तो पढ़िए, और बिल्कुल बिना किसी पैसे का आप 11th क्लास और 12th क्लास और कंपटीशन की तैयारी दोनों साथ साथ आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैं इसी मोटिव को लेकर के मैं चल रहा हूं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को फायदा हो और फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा हो। धन्यवाद।